हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बायोकेमिस्ट चैनल में। यह है बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लिपिड्स जनरली क्या होते हैं? हमारे फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बायोलेयर होती है हमारी, उसके अंदर पाए जाते हैं। और जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? लिपिड्स का एम्पीफैटिक नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है, और इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट लिपिड्स भी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब के अंदर क्या होते हैं? सोल्युबल होते हैं। अब हम इनके कुछ टाइप पढ़ते हैं। 3 टाइप्स हैं। सिंपल, जिसके अंदर फैट्स, ऑयल्स आते हैं, और सबसे कॉमन, जो सबसे सिंपल हमारा लिपिड पाया जाता है, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हो सकता है। इसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे फॉस्फोलिपिड। अगर लिपिड्स के साथ कोई अदर चीज़ जुड़ी है, फॉस्फोलिपिड में क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा लिपिड के साथ। ठीक है, और यही हमारी मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स जिनके साथ शुगर जुड़ी होती है। इसके बाद ड्राइव्ड लिपिड आते हैं हमारे, जो कि हम सिंपल या कंपाउंड से डिराइव कर सकते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल है स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं डिराइव्ड के अंदर, जिसको हम याद कर सकते हैं कीड़ा नाम से, यानी कि विटामिन के, ई, डी एंड ए। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं और ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को स्टेबलाइज करता है। कैसे? जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर लिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर, वो मेंटेन रहता है। और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रीकर्सर भी होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, उसके बाद लिपिड्स के कुछ फंक्शन। लिपिड के फंक्शन है एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके सिग्नलिंग में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिससे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और हमें एनर्जी मिलती है अल्टीमेटली। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। सबसे पहले, जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एक साइकिल के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, एक हमें FADH2 मिलेगा जिसके अंदर 1.5 ATP होते हैं। एक NADH मिलेगा जिसके अंदर 2.5 ATP होते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा जिससे हमारे 10 ATP प्रोड्यूस हो सकते हैं, और यही एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में एंटर करता है। इसके बाद टोटल ATP यील्ड अगर हम देखें इसकी, सबको जोड़ के 14 ATP आती हैं इन वन साइकिल। फिर हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पाल्मेटिक एसिड, जो कि 16 कार्बन से बना होता है। इसको 7 साइकिल्स लगते हैं इसकी ऑक्सीडेशन होने में। ठीक है, तो 2 ATP यूज्ड फॉर एक्टिवेशन। फिर इसके बाद क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं 8। तो अब हम ये सारे ऐड करके देखते हैं। 7 साइकिल लगती है, एक साइकिल के अंदर हमें कितने मिलते हैं? FADH2 1 मिलता है, 7 में 7 मिलेंगे, NADH2 भी 7 और एसिटाइल कोएंजाइम 8 मिलेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे और 2 जो इसके एक्टिवेशन में यूज़ किए थे उनको माइनस कर देंगे, तो कितना आ रहा है हमारा? 106 ATP आ रहा है नेट यील्ड। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? ऐसे कंपाउंड बताने हैं आपको जो इनहिबिट करते हैं फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो वो कंपाउंड कौन सा है? हमारा मेलोनाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये हमें याद करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद इवन चेन फैटी एसिड होते हैं, जितने भी एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं वो सब। ओल्ड चेन फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपियोनोल कोएंजाइम ए, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद जो प्रोपियोनोल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होता है हमारा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और फिर एक TCA इंटरमीडिएट बनता है। और जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। फैटी एसिड का एक्टिवेशन किसके द्वारा होता है? एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेस के द्वारा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इनका? कार्निटिन शटल से होता है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पार्ट में आ सकता है। इसके बाद इसके अंदर कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? CPT1 और CPT2। अब ये जो कार्निटिन शटल है, इसके अंदर कार्निटिल
पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 एंड 2, ये CPT की फुल फॉर्म है। इसके बाद क्या रिएक्शन होती है हमारी, जो कार्निटिन शटल है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कार्निटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो असाइल कार्निटिन है वो असाइल कोएंजाइम ए के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाएगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, CPT1 वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट को इनिशिएट करवाएगा, और CPT2 क्या करवाएगा, ये कंप्लीट करवाएगा इनसाइड में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचने के बाद ये इसको कंप्लीट करवाता है बीटा ऑक्सीडेशन को। अब बीटा ऑक्सीडेशन में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप आते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं वो है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम है FADS2। सेकेंड स्टेप इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हम वाटर ऐड करेंगे। इसमें क्या एंजाइम यूज़ होगा, इनोइल कोएंजाइम हाइड्रोटेस, ये वाला एंजाइम हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन एडिशन एट डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का H2 का एडिशन हो जाएगा, एंड OH ग्रुप टू बीटा, जो बीटा पोजीशन पे कार्बन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर OH ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन। फिर अगेन इसके बाद ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम यहाँ पे है हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन होगा। इसके बाद थियोलिसिस होगी, जिसके अंदर थियोलेज एंजाइम यूज़ होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए इवेंचुअली बन जाएगा। यानी कि मेन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन हो रहा है। फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जो कि TCA साइकिल में एंटर कर जाएगा यहाँ से। और इसके रेगुलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए का, जो कि CPT1 को इनहिबिट करता है, जो फैटी एसिड की माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री को रोकता है, जो CPT1 होता है। ठीक है। तो ये था हमारा बीटा ऑक्सीडेशन एंड लिपिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।